ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। कैसे हैं आप सभी? होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे और जल्दी से आप सभी मेरे साथ जुड़ जाइए। क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर आज का सेशन। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। इस समय डेंगू जो है वो बहुत ज्यादा फैला हुआ है और आप सभी हष्ट पुष्ट होंगे, परिवार में भी सब अच्छे होंगे। चलिए, हाँ, अच्छा ठीक है। एक्चुअली में ये सिस्टम जब स्टार्ट होता है तो हमें शो होने में थोड़ा-सा टाइम लगता है, इसलिए ऐसा हो रहा है। चलिए, एनीवेज़, यहाँ पर अनअकैडमी जो है पूरा का पूरा स्टूडेंट के लिए पूरा का पूरा पैकेज होता है, जहाँ पर वो पर्सनल गाइडेंस भी दिया जाता है टीचर्स के द्वारा, स्टडी प्लानर होता है, टेस्ट एनालिसिस होता है। यहाँ पर आपको एक्सपर्ट गाइडेंस भी दिया जाता है, स्टडी मटेरियल तो प्रोवाइड किया ही जाता है। आप सभी जाकर लाइव सेशन अटेंड कर सकते हो, वीकली टेस्ट कराए जाते हैं, इवन वीकली कॉम्बैक्ट एग्जाम भी कराए जाते हैं, जो कि क्या देता है आपको, स्कॉलरशिप भी देता है, स्ट्रक्चर कोर्स होता है और अनलिमिटेड क्या देता है, अगर आप एक बार जुड़ते हैं तो ये आपको अनलिमिटेड एक्सेस भी देता है। तो जरूर जुड़िए यहाँ पर और अन अकेडमी के बेस्ट टीचर्स के साथ जुड़कर आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। 27 अक्टूबर से क्या हो रहा है, बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ पर टीम ऑल स्टार्ट हो चुका है, मतलब होने वाला है, जो कि है आपके 27 अक्टूबर से एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल एग्जाम के लिए। तो जो बच्चे सीएचएसएल और सीजीएल के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं वो यहाँ पर जुड़ सकते हैं, यहाँ पर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी बस सफलता बैच भी जो है वो भी स्टार्ट हो चुका है इंडिया के बेस्ट टीचर्स के साथ। ठीक है, तो आप यहाँ पर सभी जुड़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। 27 अक्टूबर से ये बैच जो है स्टार्ट हो रहा है। हेलो, नमस्ते सभी को, वेरी गुड इवनिंग और प्यार भरा गुड इवनिंग। यहाँ पर लक्ष्य बैच है जो कि आपके लिए लेकर आ रहा है एसएससी सीपीओ एग्जाम की तैयारी आपको कराएगा। तो भाई देर किस बात की, कमर कस लो और लग जाओ, हो जाओ शुरू। विभा, हेलो बच्चे। लाला फायर, हेलो बच्चे। अ, ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर शुरू कर दीजिए। और यहाँ पर सीईटी एग्जाम के लिए ब्रह्मास बैच जो है वो लॉन्च हो चुका है। तो भाई देर किस बात की, जल्दी से जल्दी आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और तैयारी को स्टार्ट कर दो। देखो, कोई टाइम नहीं होता है, जब जागो तभी सवेरा। तो जैसा भी आपका टारगेट हो यहाँ पर आप कर सकते हैं। बच्चे, ये एसएससी के लिए ही है। यहाँ पर कंप्लीट जनरल स्टडीज, अगर सिर्फ आप जनरल स्टडीज की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तब भी यहाँ पर आप जुड़कर एसएससी एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हैं जनरल स्टडीज की। यहाँ पर जनरल स्टडीज के जो बेस्ट टीचर है वो आपको सारा का सारा कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर दिया गया डाउट एंड सोल्यूशन को। तो भाई आपके मन के सवाल जो है उनके जवाबों को देने के लिए एप्लीकेशन में एक कंटेंट डाला गया है, जिसमें क्या बताना है आपको, एक फीचर डाला गया है जो कि बताएगा आपको आपके सवालों के जवाब, जिससे क्या आप लाइव सेशन में जाकर सीधे सीधे लंबे चौड़े क्वेश्चन को लिखने की जरूरत नहीं है। सीधे सीधे क्या करिए, फोटो क्लिक करिए और भेज दीजिए, टीचर पढ़ेंगे और आपके सवालों के जवाब वहां पर आपको दे देंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर आप एसएससी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, 1 साल के सब्सक्रिप्शन पे आपको एडिशनल 4 मंथ दिए जाते हैं, यानी कि 1 साल अगर आप रहता है तो 1 साल में 12 महीने हैं, यानी कि 4 महीने और आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। इसी तरीके से 2 साल के सब्सक्रिप्शन पे आपको दिए जाते हैं 8 महीने। ठीक है, यहाँ पर लाइव सेशन में आप अपने टीचर से सवाल कर सकते हैं, ऑलरेडी मैंने बताया है। और आपको ये है एसएससी कॉम्बैक्ट एग्जाम जो कि कराया जाता है संडे को 12 बजे, और इसमें दिए जाते हैं 40 क्वेश्चंस, 50 मिनट्स का आपके पास समय होता है। एनरोल करने के लिए इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर क्लिक करेंगे तो उसमें लिख कर आएगा एनरोल नाउ। तो वहां पर आप क्लिक करिए तो उसमें एक कोड पूछा जाएगा जो कि आपको यूज करना है, KHUSH0122। ठीक है, और यहाँ पर जो भी आप मार्क्स लेकर आएंगे उस आधार पर क्या दिया जाएगा, स्कॉलरशिप यहाँ पर दी जाएगी। ठीक है, सभी को वेरी गुड इवनिंग। और यहाँ पर ये है एसएससी सब्सक्रिप्शन, जो बच्चे पूछ रहे थे एसएससी सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो ये दिया गया है एसएससी सब्सक्रिप्शन अमाउंट यहाँ पर 24 मंथ। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस में जाते हैं तो बहुत ज्यादा फीस होती है, लेकिन ऑनलाइन आप आराम से कहीं भी बैठकर किसी भी जगह पर कोई भी काम कर रहे हैं आप अपनी तैयारी कर सकते हो, है ना। ये एक इजी है, टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ गए हैं। बहुत सारे लोगों को एप्लीकेशन चलाना नहीं आता था, बहुत सारे फीचर्स नहीं आते थे, लेकिन जब से ऑनलाइन क्लासेस हुई है बच्चों को काफी कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें भी पता चली हैं।
सिर्फ आपका सोशल मीडिया चलाने के अलावा भी उन्होंने कुछ अच्छी चीजें भी सीखी हैं। तो 24 मंथ 6 मंथ यहाँ पर जो सब्सक्रिप्शन दिए गए हैं उस आधार पर आप यहाँ पर जो भी आपका टारगेट है उस आधार पर आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और इन सभी सब्सक्रिप्शन में यूज करिएगा आप एक कोड जो कि क्या देगा आपको 10% की छूट। कोड है आपका KHUSH0122। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल राजेश। ठीक है, शांत बच्चे। यहाँ पर है भाई रिपोर्ट एंड विन, यानी कि अगर आपको लगता है और जो कि बिल्कुल सही भी है कि अगर आपको लगता है कि कोई भी टीचर जो कि आपत्तिजनक तरीके से कंटेंट डिलीवर कर रहा है, चाहे लिखित तौर पर कर रहा हो या ओरली बोल कर आपको कोई गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो, है ना, जो कि नहीं करना चाहिए या फिर किसी भी तरीके का मतलब होता है ना डिस्क्रिमिनेशन फैला रहे हो, इस तरीके की अगर बात कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं और इसके साथ आपको प्राइज भी मिलेगा क्लेम करने पर। तो भाई काटो चुगली, जम के देखो वीडियोस और क्लासेस अटेंड करो और देखो कि शिकायतें इकट्ठा करो और रिपोर्ट करो। चलिए, लड़ाई झगड़ा बाद में कर लीजिएगा, है ना। लड़ाई झगड़ा बाद में कर लेना। कैसे तुम लोग इतने अग्रेसिव कैसे हो सकते हो, है? इतना लड़ाई झगड़ा करके कहाँ जाओगे? और ये लड़ाई झगड़े करने की उम्र नहीं है, पढ़ने की है। पढ़ो, एक दूसरे को सपोर्ट करो, एक ग्रुप बनाओ, है ना, ग्रुप डिस्कशन करो। यहाँ तो भाई अगर किसी ने कुछ कह दिया है तो दूसरा एकदम गुस्से में, लेट्स क्रैक इट। यस, चलिए अब बात करेंगे। तो यहाँ पर पहला सवाल है कि विच प्लैनेट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स? ऐसा कौन सा ग्रह है, ठीक है, जिसके सबसे ज्यादा उपग्रह है? उपग्रह किसे कहते हैं? आपको पता है कि आपके सोलर सिस्टम में पूरे के सोलर, अगर हम बात करें सोलर सिस्टम में, सन के साथ सन की परिक्रमा लगाते हैं ग्रह, है ना, सन की परिक्रमा लगाते हैं ग्रह और उन ग्रहों की, उन प्लैनेट्स की भी कोई परिक्रमा लगाता है जिसे हम कहते हैं उपग्रह। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। तो सबसे ज्यादा उपग्रह किस ग्रह के हैं, यानी कि किस प्लैनेट के हैं? तो बृहस्पति, पृथ्वी, वरुण और शनि। यहाँ पर कौन सा आंसर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा? तो पहली चीज तो ये कि पहले क्या होता था, पहले जो था वो बृहस्पति था। ठीक है, पहले जो आंसर हुआ करता था, लेकिन अभी हाल ही के रिसर्च में पता चला है कि सबसे ज्यादा जो आपके उपग्रह है यानी कि सैटेलाइट्स है वो किस ग्रह की है? वो है आपके शनि यानी कि सैटर्न, शनि ग्रह की। अब सवाल आता है कि कितने हैं? तो वर्तमान में इसकी जो सैटेलाइट्स है यानी कि उपग्रहों की संख्या कितनी है? 82। कितनी है? 82। तो अगर आपसे पूछा जाए, और यहीं पर अगर हम बात करें बृहस्पति की, तो सबसे ज्यादा जो बृहस्पति में रहे हैं वो कितने हैं? 79 सैटेलाइट हैं। तो भाई इससे तो ज्यादा ही है शनि का। तो यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। आई थिंक ये कलर आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा। 79 है बृहस्पति के और 82 किसके हैं? शनि के। तो यहाँ पर आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इससे, चलिए, तो यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा? डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, द अ बॉम्ब एक्सप्लोड ऑन द मून। ठीक है, यानी कि यदि कोई बम चंद्रमा पर क्या किया जाए? विस्फोट किया जाए, मतलब यहाँ के आतंकवादी कहाँ पहुंच जाए? चंद्रमा पे पहुंचा दिए जाए और वहां पर वो लोग ब्लास्ट करना शुरू कर दे, तो यू विल हियर मेड साउंड ऑन अर्थ आफ्टर, यानी कि तो पृथ्वी पर आपको उसकी आवाज कितनी देर बाद सुनाई देगी? अगर यहाँ से कोई भी मतलब टेररिस्ट पहुंच जाते हैं, वहां पे आतंक मचाते हैं, आपस में ही लड़ते हैं, बम ब्लास्ट करते हैं, और वैसे भी आतंकवादियों को देखा ना, इनको अभी एक जब अफगानिस्तान के वीडियोस वायरल हो रहे थे तो वो जिम में जाके एक्सरसाइज कर रहे थे, कुछ कुछ कर रहे थे। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें कि वो चंद्रमा में पहुंच गए कि अच्छा ये है, यहाँ पे गड्ढा है, यहाँ पे अगर यहाँ पे हम बम फोड़ेंगे तो क्या होगा? तो अगर इस तरीके की चीजें वो करते हैं तो आपको आवाज सुनाई देगी। कितनी देर बाद सुनाई देगी? जल्दी से बताइए। 20 मिनट या फिर 2 घंटे 20 मिनट या फिर 3 घंटे 7 मिनट, या फिर आप विस्फोट की ध्वनि को नहीं सुन सकते? तो यहाँ पर एग्जैक्टली क्या बात है, वेरी गुड,
यानी कि आप तो सुन ही नहीं सकते। क्यों नहीं सुन सकते? क्योंकि चंद्रमा पे तो एटमॉस्फेयर नहीं है। हम पृथ्वी पर कोई भी साउंड सुनते हैं, पृथ्वी पर जो हमें आवाजें सुनाई देती हैं वो किसके कारण होती हैं? वो होती है वातावरण के कारण। और वातावरण की अगर हम बात करें, एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करें, जो कि चंद्रमा पर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर सभी का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा कि आप विस्फोट की ध्वनि को नहीं सुन सकते। तो यहाँ पर आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। वेरी गुड। बिल्कुल मीडियम की जरूरत होती है। राजेश चौधरी, वेल डन बच्चे। अगला सवाल है आप सभी का कि हु प्रपोज्ड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी? महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत या फिर महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। विस्थापन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज का जाना विस्थापन कहलाता है। तो महाद्वीप, आपको पता है कि आपके पूरे के पूरे अर्थ पर, वेरी गुड विभा, बहुत बढ़िया। अगर हम बात करें तो जितने भी हमारे 7 कॉन्टिनेंट है, तो आपको पता है कि पहले क्या था? पृथ्वी पूरी की पूरी एक आग का गोला थी। ठीक है ना? वो एक पिंड टूटा और बहुत सालों तक वो क्या करता रहा? जलता रहा। फिर धीमे धीमे ठंडा होना शुरू हुआ। फिर वहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ, जिससे क्या बना? पानी बना। और यहाँ का जो पूरा का पूरा लैंड था वो एक तरफ वो इकट्ठा रहा और यहाँ पर आसपास क्या हो भर गया? यहाँ पर पानी भर गया। ठीक है, अब ये जो पूरा का पूरा है ये क्या है? महाद्वीप है। अब इसमें कुछ कुछ क्या हुए? कुछ फोर्स लगना काम करना शुरू कर दिए। अभी केंद्रीय बल लगा, गुरुत्वाकर्षण बल लगा, त्वरण बल लगा। इन सभी बलों के कारण क्या होने लगा? ये धीमे धीमे, ये देखो कितने सालों की प्रक्रिया के बाद हुआ है। आज हम जो बैठ के बर्बाद कर रहे हैं ना सब कुछ, कि भाई यहाँ पानी बह रहा है और यहाँ पर पेड़ काट रहे हैं, और पेड़ों से अगर कोई चीज प्रोडक्ट बन रहा है तो हम उसको झटके में यूज करके फेंक देते हैं। खाना इतना सारा वेस्ट कर देते हैं। इसको बनने में कितना समय लगता है? एक किसान को एक फसल को तैयार करने में कितना समय लगता है? ये चीज आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं, लेकिन 2 सेकंड नहीं लगते। अच्छा नहीं बना है, छोड़ो, फेंक दो, है ना? जो कि बहुत सारे लोगों को देखा है। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर जो पूरा का पूरा ये फोर्स था, ये 2 भागों में क्या हुआ? ये जो लैंड भाग था ये 2 भागों में, एक ऊपर की तरफ खिसकने लगा, एक नीचे की तरफ खिसकने लगा। जो ऊपर की तरफ जाने लगा भाग, भूभाग, उसे हमने कहा अंगारा लैंड। क्या बोला? अंगारा लैंड बोला। और नीचे की तरफ जो खिसका है, ठीक है, नीचे की तरफ के जो कॉन्टिनेंट रहे हैं उन्हें हमने कहा गोंडवाना लैंड। ठीक है, गोंडवाना लैंड कहा। अब यहाँ पर ये जो थ्योरी थी, ये सभी, ये जो पूरी की पूरी, अब इतने सालों से अचानक से कोई चीज हो रही है ना? अब कि कोई भी व्यक्ति है तो उसके दिमाग में ये सोच आई होगी ना, तो उसने कितना भ्रमण किया होगा कि यहाँ पर धरातल है, मतलब प्लेन एरिया है, फिर पठार आ रहे हैं, फिर पहाड़ आ रहे हैं, है ना? फिर अचानक से नदी समुद्र आ रहे हैं। ये सब कैसे बना? ये सब किसके दिमाग की उपज थी? ये थी वैगनर की। किसकी थी? अल्फ्रेड वैगनर ने बहुत सारी जगहों पे घूमे। उन्होंने देखा कि कहीं पर वनस्पति अलग तरीके की है, कहीं पर पशु जो है वो अलग तरीके के हैं। तो इन्होंने किस तरीके से आधार पर इस चीज को डिसाइड किया कि बहुत सारी जैसे सिमिलैरिटीज हुई। जब ये कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े हुए थे तो क्या था? एक जगह की जो स्पीसीज थी वो दूसरी कॉन्टिनेंट में भी पाई गई। जैसे कि हम बात करें तो जैसे आप देखोगे कि ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो था वो किसका भाग था? आपकी गोंडवाना का भाग था। ठीक है, यूरोप हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, ये सभी कॉन्टिनेंट किसके रहे? अंगारा लैंड के। लेकिन अगर हम गोंडवाना की बात करें, अफ्रीका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, ये किसमें आते हैं? आपके किसमें आते हैं? गोंडवाना लैंड में। तो इंडिया भी किसका भाग है? गोंडवाना का। अब धीमे धीमे ये ऊपर बढ़ा, तो यहाँ पर जो स्पीसी, जब ये दोनों भाग जुड़े होंगे तो यहाँ पर जो वनस्पति होगी, यहाँ पर जो जीवों की जनजातियां होंगी वो कैसी होंगी? सिमिलर पाई जाती होंगी। सीधी सी बात है। बात समझ में आ रही है? देखा नहीं है बच्चे? देखो, आपका ब्रेन जो है ना, आपकी दिमाग बहुत बहुत क्षमता है आपके अंदर। लोगों को लगता है कि पता नहीं हमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ऐसा बिल्कुल मत सोचा करो। आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति ही आपको ऊंचाइयों तक लेके जाती है। मैं हमेशा बोलती हूँ, किसी ने नहीं सोचा था कि आप चंद्रमा पे चले जाएंगे, आप मंगल ग्रह पे चले जाएंगे, लेकिन आप पहुंच गए। आप सोच सकते हो ये कैसे किया? इंसान ने किया। अब यहाँ से बैठ के सारे तारों को देख सकते हो। ठीक है, सब कुछ कर सकते हो। तो कुछ भी जो है वो आपकी पहुंच से बाहर नहीं है, बस उसके लिए करने की इच्छा होनी चाहिए। तो इसी तरीके से यहाँ पर देखा गया।
तो यहाँ पर जो स्पीसीज होंगी यहाँ ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में, तो वो कहीं ना कहीं आपके इंडियन कॉन्टिनेंट में भी पाई जाएंगी, है ना। और यहाँ पर इसी तरीके से जो जुड़े हुए भाग थे, वहां की मिट्टी, जलवायु, है ना, वहां की वनस्पति, वहां के जीव जंतुओं के आधार पर क्या किया उन्होंने इस थ्योरी को दिया। तो याद रखिएगा ये जो विस्थापन सिद्धांत है ये किस प्रकार से दिया गया और किसके द्वारा, तो अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दिया गया। यहां तक बात समझ आ रही है सभी को? अगर कोई सवाल है आपका मन में तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर सभी का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ए आंसर सही हो जाएगा। जब मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगी, है ना, जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे और इस चैप्टर को मैं बहुत ही डिटेल में पढ़ाऊंगी कि किस तरीके से यहाँ पर ये पूरा का पूरा प्रोसेस हुआ है। ठीक है, बात समझ आ रही है सभी को? किसी को कोई दिक्कत परेशानी है? और सभी सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे। चलिए अगला सवाल है, ग्रेनाइट किस प्रकार की शैल है? अब देखो मैंने आपको बताया कि पृथ्वी क्या थी, आपका आग का गोला थी, है ना। धीमे धीमे क्या हुई, ठंडी हुई, ठंडी हुई तो जो भूभाग था जिसको हमने अभी पढ़ा, महाद्वीपों को पढ़ा, तो महाद्वीप जो थे वो कैसे हो गए, पूरा का पूरा भूभाग बन गया। अब जब वो ठंडा हुआ तो वहां की चट्टाने कैसी होंगी? आपने देखा होगा कि कोई चीज एकदम गर्म थी, फिर वो एकदम धीमे धीमे उसे कई साल लगे तो वो ठंडी होगी, तो क्या उसमें जीवाश्म पाए जाएंगे? क्या उसमें वनस्पति उग सकती है? नहीं उग सकती है। क्यों? क्योंकि वो अभी अभी पूरी तरीके से कैसी है, उपजाऊ प्रकार की नहीं है। तो यहाँ पर ग्रेनाइट जो है, जहां पर आप देखोगे चट्टाने जो होती हैं ये कैसी होती है, सबसे पहले पृथ्वी पर जिस प्रकार की चट्टाने बनी उसे हमने कहा आग्नेयस, यानी कि आग्नेय प्रकार की चट्टाने। ठीक है, किस प्रकार की? आग्नेय। और इसी से क्या है, ये जो ग्रेनाइट है ये किस प्रकार की शैल है, ये आग्नेय प्रकार की शैल है। फिर क्या हुआ, जब ये पूरी की पूरी आपकी चट्टाने बनना शुरू हो गई, तो सबसे पहले जो चट्टाने बनी, अब याद कैसे रखोगे, तो आग से क्या हुआ, आग शांत हुई तो आग्नेय, आग्नेय के बाद आग्नेय से, ठीक है, तो आग्नेय चट्टान जो है सबसे पहले पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे प्राचीन चट्टानों में आती हैं। क्लियर है यहाँ पर? फिर धीमे धीमे वातावरण का, यहाँ पर हवाओं का या फिर पूरी जलवायु के कारण क्या हुआ, इनमें छटाई होनी शुरू हो गई, इनका टूटना झड़ना शुरू हुआ। फिर इन्होंने रूपांतरित किया, मतलब एक चट्टान का रूप चेंज हो गया, दूसरे में परिवर्तित हो गया। तो अगर चट्टाने धीमे धीमे गिरेंगी तो मिट्टी भी है, वहां के पेड़ पौधे अब क्या करेंगे, आसपास की एरिया में जो जमेंगे वहां पर क्या होगी, वनस्पति होगी, तो वो कैसी हो जाएगी, अब सादी चट्टाने हो जाएंगी, है ना। फिर यहाँ पर इसमें क्या होगा, अलग अलग तरीके के खनिज पाए जाएंगे, जो कि मैंने आपको इंडिया का बताया है। इंडिया में कितने प्रकार की चट्टाने हैं, 6 प्रकार की मुख्य प्रकार की चट्टाने पाई जाती हैं। ठीक है, तो जब इंडिया को हम पढ़ेंगे ना रॉक सेल सिस्टम, तब मैं आपको बताऊंगी कुडप्पा हो गई, धारवाड़ हो गई, ये सब प्रकार की इनमें क्या क्या स्पेसिफिक पाई जाती है। लेकिन याद रखिएगा सबसे पहले जो चट्टाने पाई गई वो कौन सी हैं, आग्नेय प्रकार की चट्टाने। तो यहाँ पर सभी का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब सवाल है कि द प्रोसेस ऑफ रॉक ब्रेकेज बाय द एक्शन ऑफ एयर, वाटर एंड क्लाइमेट। देखो एक के बाद एक सवाल एक दूसरे से जुड़ा हुआ आ रहा है, ये बहुत अच्छी चीज है। हवा, पानी, जलवायु की क्रिया के द्वारा चट्टानों से क्या होता है, टूटने की प्रक्रिया को कहा जाता है। अब क्या होता है, मैंने आपको बताया सबसे पहले आग्नेय चट्टाने, अब उनमें क्या हो रही है, अब उनमें कुछ कुछ हलचल होना शुरू हो जाएगी, तो बारिश हो रही है ना, पानी गिर रहा है, या जलवायु में तेज हवाएं चल रही हैं, या कुछ भी अगर प्रक्रिया हो रही है वातावरण में तो उसका चट्टानों पर असर पड़ रहा है। तो इस प्रकार से जब चीजें होती हैं, हवा, पानी या जलवायु, इसके कारण जब चट्टानें टूटती हैं तो उसको क्या कहा जाता है, भूस्खलन, लैंडस्लाइडिंग, अपक्षरण कहा जाता है, इरोजन यानी अपर्दन कहा जाता है, या फिर मृदा सम। भूस्खलन की बात करें तो आपने देखा होगा, वेरी गुड, क्या बात है राजेश, वेरी गुड। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज तो ये कि जो आपका हवा, पानी की अगर हम बात करें तो इसमें भूस्खलन क्या होता है, आपने देखा होगा अभी उत्तराखंड में बहुत बारिश हुई तो क्या हुआ, वहां पर पहाड़ पूरा का पूरा टूट के नीचे गिर गया, उसे हम कहते हैं भूस्खलन यानी कि लैंड स्लाइडिंग। लैंड क्या है, स्लाइड करते हुए नीचे आया। आपने देखा छोटे छोटे बच्चों को क्या होता है, ऊपर वो ऐसे करके झूला होता है, इस टाइप का कुछ झूला होता है, यहाँ पे सीढ़ियां बनी होती हैं, सीढ़ियां ऐसे करके बना लेते हैं, ऐसे करके सीढ़ियां यहाँ पर बना लेते हैं और यहाँ पर जाते हैं, फिर यहाँ से ऐसे करके स्लाइड करते हैं। ठीक है, इसी को तो स्लाइडिंग कहते हैं। तो ये जो स्लाइडिंग है इसी को भूस्खलन कहते हैं। अपक्षरण की अगर हम वेदरिंग की बात करें तो यहाँ पर धीमे धीमे मिट्टी जो चट्टाने हैं उनका झड़ना, उनके छोटे छोटे क्या होना, रूप में परिवर्तित होना। ठीक है,
उसे हम कहते हैं वेदरिंग। क्या बोलते हैं? वेदरिंग। तो यहाँ पर हवा, पानी, जलवायु की क्रिया के द्वारा जब चट्टानें परिवर्तित होती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? वेदरिंग कहते हैं। एक सेकंड बच्चे, ठीक है, क्या कहेंगे? वेदरिंग कहेंगे। अपर्दन का मतलब होता है किसी नदी के द्वारा, ठीक है। अपर्दन का मतलब क्या है? किसी नदी के द्वारा कटना, मिट्टी का कटाव क्या कहलाता है? अपर्दन। मृदा अपर्दन, मिट्टी का कटना। अपर्दन का किसका? जब नदी कहीं से गुजरती है तो वो क्या करती है? उस जो क्षेत्र है वहां पर अपना मार्ग बना लेती है, तो वो क्या कर रही है? उस क्षेत्र की मिट्टी को काट के अलग कर रही है, अपर्दन कर रही है, ठीक है। क्या कर रही है? वाटर पार्क में हम लोग स्लाइडिंग करते हैं, तो यहाँ पर ये जस्ट फॉर मतलब ये आप भी समझते हो, मुझे पता है, तो यहाँ पर याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा? बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है सोफिलेशन की अगर हम बात करें, मृदा संपर्क, मृदा का मतलब इसमें एक सेकेंड, हाँ जी, नहीं इरोजन नहीं होगा, वेदरिंग होगा इसका, वेदरिंग होगा, क्षरण होता है, अपक्षय होता है। अपर्दन क्यों होगा? हवा, पानी और जलवायु तीनों ही रिस्पॉन्सिबल है ना बच्चे इसके लिए। यहाँ पर अपर्दन किसके द्वारा होगा? नदियों के द्वारा होगा। कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर। क्लियर है? ठीक है, चलिए। मृदा सर्पण का भी मतलब यही होता है कि मिट्टी में जो चेंजेस होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मृदा सर्पण कहते हैं। ठीक है, ये किस तरीके से काम करता है, इसका जो रिएक्शन होता है, इसको जब हम मृदा वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब बताऊंगी, ठीक है। लेकिन आप ये रखो कि मृदा में जब केमिकल चेंजेस होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? मृदा सर्पण कहते हैं। अगला सवाल है कि रिंग ऑफ फायर इज फाउंड कॉमनली इन, ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्य कहाँ पाई जाती है? रिंग ऑफ फायर ऐसी जगह जहां पर सबसे ज्यादा ज्वालामुखी विस्फोट होता है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। चलिए जल्दी से यहाँ पर बताइए कि आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? डी के दोआब क्षेत्र। हाँ, दो नदियों का जो क्षेत्र होता है उसे दोआब क्षेत्र कहते हैं। बहुत बढ़िया, जल्दी से यहाँ पर आंसर देंगे, सभी का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे। तो सबसे ज्यादा जो ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं जो कि पाई जाती हैं वो कहाँ पर होती हैं? बिल्कुल प्रशांत महासागर में। कहाँ पाई जाती है? प्रशांत महासागर में सबसे ज्यादा। अगर आप देखोगे तो सब 90% भूकंप जो है, 90% भूकंप जो है वो किस में आते हैं? प्रशांत महासागर में आते हैं। कहाँ आते हैं? ठीक है, और सबसे भयानक रूप के होते हैं, मतलब अच्छे लेवल के यहाँ पर भूकंप आते हैं। तो यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा? ए आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है आपका कि द टर्म दोआब, लो भाई अभी आ गया आपका, कि जो दोआब है ये क्या होता है? लैंड, अ लैंड बिटवीन टू माउंटेन्स, दो माउंटेन के बीच के क्षेत्र को हम दोआब कहते हैं, या फिर दो झीलों के बीच की भूमि को हम दोआब कहते हैं, या दो नदियों के बीच की भूमि को हम दोआब कहते हैं, या दो नदियों के बीच की भूमि को हम क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। तो यहाँ पर सभी का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से यहाँ पर बताइए। चलिए जल्दी से यहाँ पर बताओ कि आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से यहाँ पर आंसर देंगे सभी। वेरी गुड। आपकी आधे बच्चे तो जैसे सो रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। लैंड बिटवीन टू रिवर्स, राजेश वेल डन बच्चे। दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है, मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको सतलज नदी कराई थी, सॉरी सिंधु नदी, आपको नदी तंत्र बताया था, तब मैंने आपको बताया था चिनाब और झेलम बीच की जो नदियों का क्षेत्र है उस वो क्या कहलाते हैं। इसी तरीके से रावी और ब्यास का, ब्यास और सतलज का, इन सभी के जो बीच के क्षेत्र है उसे हम क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। दो नदियों, आब का मतलब है पानी, दो नदियों, आब का मतलब है नदी, दो नदियों के बीच के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा? सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर इन ट्रोपोस्फियर, यानी कि ट्रोपोस्फियर पृथ्वी का सबसे निचला मंडल, ठीक है। पृथ्वी पर सबसे निचला मंडल कौन सा है? ट्रोपोस्फियर है, ठीक है। यहाँ पर पानी की जो जलवाष्प की प्रतिशत है वो कितना परसेंट पाया जाता है? 4%, 10 to 14%, या फिर 20 to 24%, या फिर 30 to 34%। बहुत अच्छे विवाह, ऋषु, प्रिंस चौहान,
CD सेम है। चलिए जल्दी से यहाँ पर बताइए कि आंसर जो है वो क्या हो जाएगा। सभी सेशन को लाइक और शेयर भी कर देंगे, है ना। चलिए जल्दी से यहाँ पर बताइए कितना परसेंट जो है आपका ट्रोपोस्फियर में जलवाष्प की मात्रा पाई जाएगी। पहली चीज तो ये कि पृथ्वी है ना, इस तरीके से आपकी अर्थ है, और अर्थ की आपके मंडलों में मतलब यहाँ पर एटमॉस्फेयर में बांटा गया है, ठीक है। ट्रोपोस्फियर हो गया, आपका स्ट्रेटोस्फियर हो गया, मीजोस्फियर हो गया, है ना, आइनोस्फियर हो गया और एक्सोस्फियर हो गया। तो सबसे निचला यहाँ पर है आपका ट्रोपोस्फियर। यहाँ पर जो सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, ट्रोपोस्फियर की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन। कितना, 78% पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो सबसे ज्यादा आता है, दूसरे नंबर पर जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है वो है आपकी ऑक्सीजन। कितनी होती है आपकी, 20%, ठीक है। 20% क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। इसके बाद आती है आपकी ऑर्गन। ऑर्गन कितनी होती है, तो ये होती है 0.93%। कितनी होती है, 0.93%। और इसके बाद आता है आपका ऑक्सीजन, ठीक है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद कौन सा आता है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है, तो 0.03। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर हम बात करें क्षोभ मंडल में या फिर एटमॉस्फेयर में, तो सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा नहीं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, तो 0.03। ये स्टार्टिंग याद रखिएगा। और अगर हम यहाँ पर जलवाष्प की बात करें तो जलवाष्प की मात्रा जो होती है वो होती है 0 से लेकर 4 तक, ठीक है। कितनी होती है, 0 से लेकर 4 तक। तो यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा, ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है यहाँ तक। ओके विवाह, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ए आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी। आर्द्रता के स्तर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर और हाइग्रो, ठीक है। यहाँ पर हाइग्रो होना चाहिए, गा है यहाँ पर, हाइग्रोमीटर, गैल्वेनोमीटर और पैडोमीटर। चलिए जल्दी से यहाँ पर आंसर दिए, जल्दी से यहाँ पर बताइए कि आंसर जो है वो क्या हो जाएगा। यहाँ पर आर्द्रता, आर्द्रता क्या होता है, ह्यूमिडिटी, मतलब एटमॉस्फेयर में भी क्या होती है, जलवाष्प होती है। और जब आपका पसीना निकलता है बॉडी से और बारिश का टाइम होता है तो वो क्या होता है, सूख नहीं पाता, तो आपको चिपचिपाहट सी महसूस होती है ना, बहुत ज्यादा। सबसे ज्यादा आर्द्रता वाला समय जो होता है, सबसे ज्यादा जो आर्द्रता पाई जाती है वो किन क्षेत्रों में, जहां पर बारिश होती है, ठीक है। और थोड़ी बहुत बारिश जब आपके आसपास के क्षेत्र में होती है तो आपने देखा है कि गर्मियों के टाइम पे क्या होती है, आपको पसीना भी आ रहा है, कूलर भी चल रहा है, कूलर के सामने और चिपचिपाहट होती है, क्योंकि कूलर भी क्या कर रहा है, पानी फेंक रहा है, आपका बॉडी का भी पानी निकल रहा है लेकिन सूख नहीं पा रहा है। तो उसकी वजह से क्या होती है, चिपचिपाहट होती है, आर्द्रता होती है। तो इस सभी को नापने के लिए किसको यूज करते हैं, हाइग्रोमीटर को, ठीक है। किसको यूज करते हैं हम, हाइग्रोमीटर का यूज करते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें हाइड्रोमीटर की, हाइड्रोमीटर से क्या नापा जाता है, तो हाइड्रोमीटर के द्वारा द्रव का, ठीक है, द्रव का अपेक्षित जो घनत्व होता है, यानी कि अपेक्षित घनत्व, उसको नापा जाता है। यानी डेंसिटी को नापा जाता है हाइड्रो के द्वारा, हाइग्रो के द्वारा किसको नापा जाता है, आर्द्रता को, ठीक है, आर्द्रता को नापा जाता है। गैल्वेनोमीटर की अगर हम बात करें तो इससे किसका पता लगाया जाता है, इससे विद्युत धारा का पता लगाया जाता है। किसका, विद्युत धारा। और अगर हम पेडोमीटर की बात करें तो पेडोमीटर जो होती है वो क्या करती है, समुद्र की गहराई, ठीक है, समुद्र तलीय महासागरीय जो महासागर है उनकी गहराई को नापने के लिए होता है। महासागरीय गहराई को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है, पेडो, ठीक है। तो यहां पर आंसर याद रखिएगा सभी का, किससे किस चीज को नापा जाता है। ये सवाल आपके एग्जाम में इससे काफी बार पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आंसर यहाँ पर सभी का क्या हो जाएगा, बी, यहाँ पर स्मॉल सर्किट को। बहुत बढ़िया, डेप्थ ऑफ सी, वेरी गुड।
बहुत अच्छी राजेश, डीके, विभा, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, दस्ते कबीर डेजर्ट इज, पहली चीज तो ये नाम कितना खूबसूरत है, दस्ते कबीर, है ना, ऐसा लग रहा है जश्न रश का क्या एक ऐसे एक वो है जहां पर पोइट्री वगैरह गाई जाती है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। इसी तरीके दस्ते कबीर किसका रेगिस्तान का नाम है, कितना खूबसूरत नाम दिया गया है इसको। ये लोकेटेड है कहाँ, दस्ते कबीर मरुस्थल किस देश में, ईरान, सऊदी अरब, इराक और सूडान। जल्दी से यहाँ पर आंसर देंगे सभी, आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा, दस्ते कबीर कहाँ पर है। देखो दस्ते कबीर के साथ एक और है, दस्त ए लुत, क्या बोलते हैं, दस्त ए लुत, ठीक है। ये दोनों ही मरुस्थल जो है एक ही जगह पर स्थित है, ठीक है, एक ही जगह पर स्थित है। तो जल्दी से यहाँ पर बताइए कि ये दोनों ही कहाँ पर है, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, किस जगह पर स्थित है, ईरान, कहाँ पर, ईरान, अरब में नहीं है, कहाँ पर ये दोनों ही, कबीर जो है ना, कबीर सिंह जो है उसको लत लग गई, ठीक है ना, वो एक मूवी आई थी उसकी जिसमें उसको बहुत मतलब ड्रग एडिक्टेड हो जाता है ना, तो उसको लत लग गई। तो इस तरीके से याद रखते हो, कहाँ पर, ईरान में, ठीक है, कहाँ पर, ईरान में। तो इस तरीके से आप यहाँ पर सभी ध्यान रख सकते हैं इस चीज को। चलिए, तो ये आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है आप सभी का कि मेडागास्कर इज एन आइसलैंड कंट्री इन द ओशियन, मेडागास्कर महासागर में एक द्वीप है, यानी कि आइसलैंड है, कहां पर है, अटलांटिक ओशियन में, हिंद महासागर, आर्कटिक और प्रशांत महासागर। चलिए जल्दी से यहाँ पर बताइए क्या आंसर जो है। ओके चलो ठीक है, इतना हंसी आ रही है लेकिन नाम किसी को याद नहीं है, चलो जल्दी से यहाँ पर बताओ। लगाओ इंडियंस, बहुत अच्छे, डीके वेरी गुड, बाकी बच्चे भी आंसर दीजिए। तो भाई मेडागास्कर जो है, देखो यहाँ पर है, ये रहा आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और यहाँ पर आपको दिखेगा तो इसके पास, इसके पूर्वी भाग में, दक्षिण पूर्वी भाग में यहाँ पर एक द्वीप पाया जाता है, ठीक है। इस द्वीप को अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर है, तो यहाँ पर है आपका, अगर इस साइड जाओगे तो कौन सा है आपका, साउथ अटलांटिक है, कौन सा है, साउथ अटलांटिक ओशियन है, यानी कि महासागर है। और यहां पर अगर आप देखोगे तो इस तरीके से ही पूरा का पूरा, ठीक है, यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो है वो क्या है आपका, इंडियन ओशियन है ना। तो ये किसका भाग है, आपके इंडियन ओशियन का भाग है, किसका भाग है, इंडियन ओशियन का। ये है आपका मेडागास्कर, क्या है, मेडागास्कर। यहीं पर आपको दिखेगा छोटा सा एक आइलैंड, जिसको आपने बहुत बार सुना होगा, जब भी मूवीज में आपने देखा होगा कि भाई जो क्रिमिनल्स हैं वो कहाँ जाके छिप जाते हैं, मॉरिशियस गए हैं, मॉरिशियस ट्रिप पर गए हैं, तो यहाँ पर जो छोटा सा आइलैंड है इसका नाम है मॉरिशियस, ठीक है, क्या नाम है, मॉरिशियस। तो यहाँ पर स्थित है मेडागास्कर के पूर्व में। तो कभी पूछा जाए तो ये भी कहाँ है, आपके हिंद महासागर, हिंद महासागर में आपको छोटे छोटे कई सारे द्वीप मिल जाएंगे। अब जैसे सेशल्स है, ठीक है, यहाँ पर सेशल्स हो गया आपका, इसके अलावा जो आप देखते हैं कि जंजीबार, जंजीबार द्वीप हो गया, मॉरिशियस हो गया, है ना, लक्षद्वीप हो गया, श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, ये सभी किस में आते हैं, किस महासागर में आते हैं, तो ये हिंद महासागर का भाग है। अंडमान निकोबार, इधर सुमात्रा, है ना, सिंगापुर, जावा, ये सभी भी किस में आएंगे, आपके हिंद महासागर के भाग हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ये जो मेडागास्कर है ये किसका भाग है, आपके इंडियन ओशियन का, ठीक है, क्लियर है। हाँ जी बिल्कुल, बहुत अच्छे। अगला सवाल है, द पोर्ट ऑफ स्पेन इज द कैपिटल सिटी ऑफ, पोर्ट ऑफ स्पेन इज द कैपिटल सिटी ऑफ, पोर्ट ऑफ स्पेन की राजधानी है सऊदी अरब, उत्तरी कोरिया, चेक गणराज्य, त्रिनाद या फिर टोबागो। चलिए जल्दी से यहाँ पर आंसर देंगे, सभी का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सऊदी अरब की क्या है भाई,
रियाद। क्या है? सऊदी अरब की अगर हम बात करें क्या है? रियाद है। उत्तरी कोरिया की अगर हम बात करें तो क्या है? प्योंग प्योंग योंग प्योंग योंग। किसकी है? नॉर्थ कोरिया की। साउथ कोरिया की क्या है? कमेंट में बताइए, जल्दी से बताइए। साउथ कोरिया की जो राजधानी है वो क्या है? कमेंट में बताओ। चेक गणराज्य की अगर हम बात करें तो इसकी क्या है? प्राग। क्या है? प्राग। और अगर त्रिनाद या टोबागो की बात करें तो इसकी राजधानी क्या है? आपकी पोर्ट ऑफ स्पेन। क्या है? पोर्ट ऑफ स्पेन। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा? डी आंसर यहाँ पर सभी का बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया। सियोल जो है वो किसकी राजधानी है? आपकी साउथ कोरिया की। ठीक है, किसकी है? साउथ कोरिया की। कंप्यूटर महोदय पे बिल्कुल मंजीत। चलिए, तो यहाँ पर आंसर जो है मंजीत, आप इस सेशन के बाद आप मुझे कमेंट में मैसेज करिएगा, मैं आपको वहां पर डिटेल शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर सभी का क्या हो जाएगा? डी आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि ऑर्डर निसे लाइन, ऑर्डर निसे लाइन, ठीक है, आपकी जो देशीय सीमा है ये किन देशों के बीच की बाउंड्री है? ऑर्डर निसे लाइन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? इजराइल, फिलिस्तीन, जर्मनी, पोलैंड, चीन, वियतनाम, मेक्सिको और यूएसए। जल्दी से यहाँ पर बताइए। जल्दी से यहाँ पर आंसर देंगे। आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा? तो ऑर्डर निसे की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये किन दो देशों के बीच है? जर्मनी और पोलैंड के बीच में। ऑर्डर निसे लाइन, ऑर्डर ऑर्डर, ठीक है, पोलैंड ऑर्डर ऑर्डर, जर्मनी में क्या है? और जर्मनी, ठीक है, तो याद रखिएगा जर्मनी और पोलैंड के बीच क्या है? ऑर्डर नीस। ऑर्डर नीस जो लाइन है वो किसके? जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। ठीक है, क्लियर है? ओके, अगला सवाल है एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। चलिए, एशिया की जो सबसे लंबी नदी है उसका नाम यहाँ पर क्या होगा? और सभी सेशन को यहाँ पर लाइक और शेयर कर देंगे। हाँ जी बिल्कुल। चलिए, सभी सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे और जल्दी से यहाँ पर आंसर बताएंगे कि आंसर जो है एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम यहाँ पर क्या है? बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। ठीक है, एशिया की जो सबसे लंबी नदी है, ठीक है, एशिया की जो सबसे लंबी नदी है उसका नाम क्या है? यांगची नदी। यांगची नदी, जो कि इसकी लंबाई जो है ये लगभग कितनी है? 6300 किलोमीटर। ठीक है, ये कहाँ से निकलती है? तो ये आपके तिब्बत के पठार से, तिब्बत के पठार में एक सिकांग पहाड़ी है। ठीक है, तिब्बत प्लेट्यू में क्या है? एक चिकांग पहाड़ी है। ठीक है, वहां से निकलती है। ठीक है, और इसका जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र है वो कहाँ पे बहता है? आपके चाइना में। तो ये चाइना की सबसे लंबी नदी है और एशिया की सबसे लंबी नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, और विश्व में अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में किस नंबर पे आती है, तो ये विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। थर्ड लार्जेस्ट रिवर है। कौन सी? यांगची नदी, जो कि कहाँ बहती है? चाइना में। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 6300 किलोमीटर। कहाँ से निकलती है? तो तिब्बत पठार की जो शिकांग पहाड़ी है वहां से निकलती है। याद रहेगा सभी को? चलिए, बहुत बढ़िया। विश्व की सबसे लंबी नदी का नाम है नील नदी। ठीक है, नील नदी, जो कि कहां से निकलती है? जो कि निकलती है आपकी कहां पे बहती है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। वहां पर आपकी विक्टोरिया झील है। कौन सी झील है? विक्टोरिया, जो कि 3 देशों से घिरी हुई है, युगांडा, केन्या और तंजानिया। इन तीनों देशों से घिरा हुआ है क्या? विक्टोरिया झील। वहां से निकलती है आपकी नील नदी, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, बड़ी और लंबाई में,
फर्क होता है। विश्व की सबसे लंबी नदी की अगर हम बात करें तो नील, लेकिन सबसे बड़ी यानी कि जिसका सबसे ज्यादा अपवाह क्षेत्र होता है वो कौन सी नदी है, तो वो है आपकी अमेजन नदी। कौन सी, जिसका अपवाह क्षेत्र बहुत ज्यादा होता है। बहुत बढ़िया। तो कौन सी है, अमेजन नदी है। ठीक है, याद रहेगा सभी को, वेरी गुड। अगला सवाल है आप सभी का कि इंडिया शेयर लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विद विच कंट्री। अगर मैं बात करूं कि भारत, आपको पता है भारत के साथ कई देशों की सीमा लगती है। ठीक है, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, चाइना हो गया, है ना, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश, इन सभी के साथ क्या लगती है, सीमा लगती है। लेकिन सबसे लंबी सीमा जो है वो किस देश के साथ बनाता है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और चाइना। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सही, बिल्कुल सही डीके। तो अगर हम बात करें तो सबसे लंबी जो सीमा है, ठीक है, वो किसके साथ बनाता है, बांग्लादेश के साथ। भारत की जो सबसे लंबी सीमा रेखा है वो किसके साथ बनाता है, वो बनाता है बांग्लादेश से। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कितने किलोमीटर की सीमा बनाता है, तो कितने किलोमीटर की बनाता है उसको यहाँ पर लिख लो। 4096.7 किलोमीटर की सीमा बनाता है इंडिया और बांग्लादेश की। ठीक है, कितनी सीमा है, इंडिया और बांग्लादेश की 4096.7 किलोमीटर। और सबसे कम, ये तो क्या होगी, लार्जेस्ट सीमा रेखा हो गई। अगर स्मॉलेस्ट की बात करें तो सबसे कम किसके साथ बनाता है, तो इंडिया और अफगानिस्तान की अगर हम बात करें, ठीक है, अफगानिस्तान की अगर हम बात करें तो इसके बीच जो सीमा बनती है वो होती है केवल और केवल कितनी, 106 किलोमीटर। 106 किलोमीटर की सीमा किसके बीच बनती है, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में। ठीक है, तो सबसे लंबी किसकी है और सबसे कम किसकी है, याद रखिएगा। साथ ही के साथ अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के साथ भी याद रखो कि कितना, तो 33 किलोमीटर। ठीक है, कितनी किलोमीटर की सीमा बनाता है भारत पाकिस्तान के साथ, 33, यानी 33 याद कर सकते हो, बहुत ही आसान है। और अगर आपसे पूछा जाए कि नेपाल के साथ कितनी सीमा बनाता है, कितने किलोमीटर की, तो ये 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर की। और चाइना के साथ कितना बनाता है, इसको भी ध्यान रखिए। चाइना के साथ जो बनाता है वो बनाता है 3488 किलोमीटर। 3488 किलोमीटर किसके साथ बनाता है, चाइना के साथ बनाता है। ठीक है, तो चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के साथ, ये चार इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कि पाकिस्तान के साथ बहुत विवाद रहता है, चाइना के साथ भी बहुत डिस्प्यूट रहता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ बांग्लादेश की सीमा क्योंकि सबसे ज्यादा है तो इसलिए याद होना जरूरी है। इनका डिजिट याद रखिएगा। पाकिस्तान की साथ कितनी है, 33 बहुत ही आसान है, 33। हाँ, भारत का ऐसा राज्य जो सबसे ज्यादा बनाता है वो चीज में आ जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर याद रखिएगा सबसे ज्यादा किसकी है। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा, बी आंसर यहाँ पर सभी का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, हिमालय रन्स थ्रू हाउ मेनी स्टेट इन इंडिया। हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के कितने राज्यों में फैली हुई, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया। चलिए जल्दी से बताइए, 7, 8, 10 और सॉरी 8, 5 और 10। हाँ जी बच्चे, तो सबसे ज्यादा जो है वो किसकी बनाता है, बांग्लादेश की, 4096 किलोमीटर। तो सबसे ज्यादा किसके साथ हुई, बांग्लादेश का। इसमें ने ये नहीं बताया है कि चाइना के साथ सबसे लंबी बनाता है। मैं आपको बता रही हूँ कि याद रखिए कि चाइना के साथ कितनी बॉर्डर सीमा बनाता है, क्योंकि आप देखो पूरा का पूरा लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चाइना है ना। तो 34 किलोमीटर ज्यादा नहीं है। अगला सवाल है, जल्दी से यहाँ पे बताइए कि आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा। चलिए, तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो अगर आप देखोगे तो चलिए लिख लेते हैं। यहां पर एक तो हो गया आपका जम्मू एंड कश्मीर हो गया, है ना। दूसरा हो गया लद्दाख, ठीक है। तीसरा हो गया आपका हिमाचल प्रदेश। इसके बाद आता है उत्तराखंड, ठीक है। कौन, उत्तर प्रदेश में तो है ही नहीं, उत्तराखंड आ जाता है।
उसके बाद आप देखोगे तो सिक्किम आ जाता है, नोट कर लो राज्य कौन कौन से हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, फिर आ जाता है आपका मेघालय, कौन सा आता है, मेघालय आ गया, फिर आता है आपका नागालैंड, नागालैंड हो गया, फिर आता है मणिपुर, कौन सा है, मणिपुर हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो मिजोरम, ठीक है, मिजोरम और त्रिपुरा, त्रिपुरा। तो यहाँ पर कितने राज्य हो गए, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। तो यहाँ पर जो डिजिट दिया है ये 10 की जगह यहाँ पर कितना होना चाहिए, 11। तो टोटल 11 स्टेट्स में, यानी स्टेट और यूनियन टेरिटरी सारा मिलाकर अगर हम बात करें तो कितना है आपका, 11 है, ठीक है। कितना है, जिसमें 2 आपकी यूनियन टेरिटरी है, बाकी सभी क्या है आपके राज्य हैं, यानी कि 9 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी में पूरी की पूरी हिमालय पर्वत श्रृंखला का विस्तार है, ठीक है। यहां पर याद रखेंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, बात समझ में आ रही है सभी को। हाँ बच्चे बिल्कुल जी, स्वीट हूँ, कोई बात नहीं रितिका, क्लियर है। चलिए अगला सवाल है आप सभी का कि दुद्धा बेटा इज द हाईएस्ट पीक अमंग द फॉलोइंग माउंटेन। दुद्धा बेटा जो है किस की सबसे ऊंची चोटी है, विंध्यन पर्वत श्रृंखला की, सतपुड़ा की, अरावली की, नीलगिरी की, जल्दी से यहाँ पर बताइए। ओके अमन, कोई बात नहीं अमन, कोई बात नहीं ऋतिक, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। चलिए जल्दी से यहाँ पर बताइए कि आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा, वेरी गुड। सबसे नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, डोडा बेटा, ठीक है, क्या है, डोडा बेटा। अब अगर मैं बात करूं विंध्यन की, ठीक है, तो विंध्यन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। चलिए विंध्यन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। तो विंध्यन की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, अमरकंटक। क्या है, ये वही अमरकंटक है जहां से 2 नदियां निकलती हैं, एक जो साउथ की सॉरी नॉर्थ की ओर जाती है, जो कि अपवाद है पूरे भारत में, ऐसी नदी जो कि दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, एकमात्र नदी है जिसका नाम क्या है, सोन नदी। सवाल पूछा गया है भारत की ऐसी कौन सी एकमात्र नदी है जो कि दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, तो उसका नाम क्या है, सोन नदी। कहां से निकलती है, अमरकंटक से। एक निकलती है जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, जिसका नाम है नर्मदा, ठीक है। सतपुड़ा की अगर हम बात करें, किसकी, सतपुड़ा की बात करें, तो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, धूपगढ़, ठीक है। कौन सी है, धूपगढ़, धूप लग गई है ना, ठीक है। तो याद रखिए। अरावली की अगर हम बात करें, अरावली की अगर हम बात करें तो सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, गुरु शिखर, क्या है, गुरु शिखर है। इसके बाद अगर हम बात करें किसकी, नीलगिरी की, तो आपको बता दिया है मैंने, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, डोडा बेटा है, ठीक है। अच्छा नहीं, मुझे लगा कि रितिका है, बट ऋतिक, ओके कोई बात नहीं बच्चे, होता है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर सभी का आंसर जो है वो क्या होगा, नीलगिरी। नीलगिरी की अगर हम बात करें, दक्षिण भारत की 3 बड़ी चोटियों की अगर हम बात करें, सबसे पहले आता है यहाँ पर नीलगिरी, फिर आता है अन्नामलाई। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी का कौन सा है, अनाईमुड़ी, अन्नामलाई अनाईमुड़ी। इसके नीचे आती है आपकी इलायची की पहाड़ियां, ठीक है, इलायची की पहाड़ियां, जिसे हम कार्डेमम हिल्स कहते हैं। इलायची को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बहुत मजा आता, मतलब इलायची वाली चाय, ठीक है। इलायची का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है केरला में। तो इलायची की पहाड़ियां, इलायची की पहाड़ियों की अगर हम बात करें, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी, अगस्त्या मलाई। तो आप कैसे याद रख सकते हो कि अगस्त में जो है वो मतलब किसी भी तरीके से याद रख सकते हो कि अगस्त में चाय में इलायची बहुत अच्छी लगती है, या बारिश का मौसम होता है ना, अगस्त का मौसम बारिश का मौसम होता है, तो बारिश में क्या होता है, आपको चाय पकौड़े चाहिए होते हैं, तो उस चाय में क्या होने चाहिए, इलायची। तो अगस्त्या मलाई कार्डेमम हिल की सबसे ऊंची चोटी है, क्लियर है। तो यहाँ पर सभी का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। सेशन को सभी लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अगला सवाल है कि महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम बताइए, अंजनेरी, कलसूबाई शिखर, तारामती और सलेहर। अदरक की पहाड़ी, इलायची बच्चे, अदरक की पहाड़ी नहीं है, तमिलनाडु। आज इंडिया ही जीतेगा, बिल्कुल बहुत बढ़िया। यहाँ पर जल्दी से आंसर देंगे,
ठीक है। सबसे ऊंची चोटी की अगर डेली जो सेशन होता है वो आपका 4 बजे होता है, ठीक है, और रात को होता है आपका 10:30 बजे। 4 बजे का सेशन जो होता है ये वाईफाई स्टडी 2.0 पे होता है और 10:30 बजे जो होता है वो वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल पर होता है, ठीक है। दोनों ही यूट्यूब चैनल है, अनअकैडमी के द्वारा ऑथराइज्ड चैनल है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो भाई कौन सी चोटी है? महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी का नाम है कलसूबाई, ठीक है। कलसूबाई जो है महाराष्ट्र की, अब ये मैंने आपको बताया है किसी ना किसी श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी होती है ना। तो ये किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? तो उसका नाम है हरीश चंद्र। हरीश चंद्र कलसूबाई के बेटे हैं, ठीक है। हरीश चंद्र कलसूबाई के बेटे हैं। तो कलसूबाई जो है वो क्या हो गई? मदर हो गई। सबसे मदर जो होती है मुखिया होती है। तो ऐसे याद रख सकते हो हरीश चंद्र जो है पर्वत श्रृंखला है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कलसूबाई शिखर है, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें तो इसकी कुल ऊंचाई की अगर हम बात करें तो 1686 किलोमीटर, सॉरी मीटर। एक सेकेंड, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 1 मिनट, ठीक है। याद रखेंगे और याद रखिएगा एक सवाल पूछा जाता है कि पश्चिम घाट की, ठीक है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम। हाँ विवाह, हाँ बिल्कुल, अनअकैडमी एप्लीकेशन पे होता है जो कि अभी नहीं हो पा रहा है। हाँ जी बिल्कुल, पुणे के पास है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ये पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। तो ये भी याद रखना अगर आपसे पूछा जाए सवाल कि पश्चिमी और पूर्वी घाट का, ऐसा पूछा जाता है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पश्चिमी घाट की। तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? कलसूबाई। कहाँ, कौन से राज्य में है? महाराष्ट्र में। किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? हरिश्चंद्र पर्वत श्रृंखला का। अब सवाल आता है बॉमडिला। बॉमडिला पास इज लोकेटेड इन विच स्टेट? चलिए जल्दी से यहाँ पर आंसर देंगे। यस विवाह, श्योर बच्चे बताइए, जल्दी से यहाँ पर बताओ क्या दिक्कत हो रही है, क्या पूछना है? बहुत बढ़िया, महाबलेश्वर महाराष्ट्र में। त्र्यंबक पहाड़ी महाराष्ट्र में है ना। बॉमडिला पास कहाँ है? चलिए जल्दी से बताइए यहाँ पर आंसर जो है हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो सभी का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? तो हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, सॉरी। अब बॉमडिला की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बॉमडिला जो है ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। बॉमडिला जो पास है, बॉमडिला जो पास है ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। इसके अलावा कौन सा पास है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में? दिफू, ठीक है। और तीसरा यहाँ पर एक पूछा जाता है यांगयाप, ठीक है। कौन सा है? यांगयाप। ये सभी के सभी जो दर्रे हैं ये किस राज्य में पाए जाते हैं? आपके अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करूं, ठीक है, हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो यहाँ पर कौन सा है? तो एक तो हो गया आपका बारालाचा। बारालाचा दर्रा जो है वो किस राज्य में है? तो वो भी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा शिवकिला, शिवकिला दर्रा जहां से सतलज नदी आपकी कहाँ भारत में प्रवेश करती है ना, राकसताल झील से निकलती है और शिवकिला दर्रे से होते हुए कहाँ पहुंचती है? भारत में प्रवेश करती है। इसके अलावा शिवकिला दर्रा हो गया, इसके बाद आता है आपका कौन सा? रोहतांग। कौन सा? रोहतांग दर्रा। ये भी कहाँ है? आपके हिमाचल प्रदेश में है। नागालैंड की अगर हम बात करें, ठीक है, तो नागालैंड में तो ऐसा कोई दर्रा नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर अगर सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में 2 दर्रे हैं जो कि आपके अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक का नाम है नाथुला, एक का नाम है नाथुला, एक का नाम है जेलेपला। मुझे ये नाथुला और जेलेपले से एक लड़की है जिसका एक रील वायरल हुआ था, एक ता ती करके उसने एक बनाया था कि इसका नाम ता है, इसका नाम ती है करके। बच्चे डेली क्लास शाम को 4 बजे और रात को 10:30 बजे होती है, ठीक है। चले, वेरी गुड इवनिंग और वेरी गुड आफ्टरनून सभी को। तो यहाँ पर सभी का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? बॉमडिला पास जो है वो कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि डी आंसर यहाँ पर, ठीक है। अगला सवाल है नागा अर्जुन सागर प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर?
नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर निर्मित है? सतलज, झेलम, नर्मदा और कृष्णा नदी पर। जल्दी से यहाँ पर एक का नाम ता, एक का नाम ती करके ऐसे कुछ बहुत ही फनी वीडियो है, मतलब सुन के बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं नागार्जुन सागर की, तो ये कहाँ पर बना हुआ है? ये बनाया गया है किस नदी पर? ये बनाया गया है कृष्णा नदी पर। ठीक है, किस नदी पर बनाया गया है? कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी पर कुछ नाम है जो कि आप याद कर लो, रट लो इससे, क्योंकि कृष्णा नदी पर बनाए गए डैम से इतने सवाल पूछे जाते हैं कि क्या ही बताएं। ठीक है, तो यहाँ पर ये फेवरेट है, कृष्णा जी जो है शायद कमीशन के बहुत ही फेवरेट है, दिल के बहुत करीब है उनके। तो कृष्णा नदी की अगर हम बात करें, जो कि कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है। और कृष्णा नदी पर जो बांध बनाए गए हैं उसमें एक आता है नाग। कृष्ण को आपने देखा है नाग पे डांस करते हुए, उन्होंने डांस किया था। तो नागा अर्जुन, अर्जुन को भी उन्होंने प्रवचन दिए थे, है ना? पूरा का पूरा महाभारत आप सभी जानते हैं। तो एक तो हो गया नागा अर्जुन, दूसरा है अलमाटी। अलमाटी, अब आपको पता है कृष्ण जी जो थे वो क्या करते थे? माखन भी खाते थे और मिट्टी भी खाते थे, है ना? बच्चे जो होते हैं ना, कृष्ण जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनको हम कह देते हैं, लड़के जितने होते हैं उन सबका नाम कृष्णा रख दिया जाता है। भारत में ये ट्रेंड है, भारत की माओ में ये काबिलियत है कि उनको अपना कोई भी बच्चा हो वो कृष्णा ही लगता है। कभी ये नहीं बोलते हैं कि राम जैसा है, राम जैसा तो वो बाद में दिखता है, अगर उसका चरित्र अच्छा है तो उसको राम बता देंगे, लेकिन अगर वो छोटा सा है क्यूट सा है, बच्चे तो सारे क्यूट से होते हैं, तो सारे लड़के क्या होते हैं? कृष्णा होते हैं। अब वो सब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको खेलने को दे दो तो वो क्या करते हैं? मिट्टी खा लेते हैं। तो आप याद रख सकते हो कि कृष्णा, नागार्जुन और अलमाटी। इसके अलावा एक और है श्री शैलम। कौन सा है? श्री शैलम। ठीक है, तो श्री कृष्णा लिखते हैं, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि श्री शैलम, श्री कृष्णा, इस तरीके से आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हो। अब अगर हम बात करें सतलज नदी पर, सतलज नदी पर बनाए हुए, इनको नोट करते चलिएगा, ये जितना भी लिखा रही हूँ ना, ऐसा नहीं है कि बस सुन लिया और निकल लिए, नहीं, याद करिए, लिखिए। और जो आप सुनते हो, पहले जो हम देखते हैं, सुनते हैं और जो लिखते हैं, वो चीजें हमें ज्यादा देर तक याद रहती हैं, और जब हम उसे 2 से 3 बार दोहरा लेते हैं तो वो हमारे दिमाग में फीड हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि रिवीजन करना चाहिए। रिवीजन करने से क्या होता है? वो चीजें आपके दिमाग में छपती हैं। ठीक है, प्रिंटिंग मशीन का काम करता है आपके दिमाग। ठीक है, तो इसको बताना पड़ता है कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, रिकॉर्ड करके रखिए। अब अगर मैं बात करूं सतलज नदी की, तो यहाँ पर एक डैम बनाया गया है जिसका नाम है नाथपा झांकरी। ठीक है, सतलज में झांकरी है, होता है ना झांकना, है ना? ला जा रही है, झांक रही है, ऐसे करके आप याद रख सकते हो सतलज में जो डैम बनाया गया है। झेलम की अगर हम बात करें, तो झेलम पर जो डैम बनाया गया है, एक तो है उरी। ठीक है, तो झेलम बहुत झेलना पड़ता है। उरी अटैक हुआ था, है ना? तो उरी में जो अटैक हुआ था उसकी वजह से वहां के लोगों को बहुत झेलना पड़ा, तो उरी झेलम, इस तरीके से याद रख सकते हो, है ना? और दूसरा है यहाँ पर तुलबुल। ठीक है, तुलबुल, तो वहां पर हलचल हो गई, तुलबुला गए, मतलब होता है ना किसी को परेशानी होती है तो वो तिलमिला जाता है, तो तुलबुला गए, आप ऐसे याद रख सकते हो। तो तुलबुल उरी में अटैक हुआ तो एकदम लोग तुलबुला गए और मतलब झेल नहीं पा रहे, बहुत झेल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। ये इंस्टेंट बनाया हुआ ट्रिक है, मैंने कुछ पहले से नहीं था, अभी अभी बनाकर आपको याद कराने की कोशिश कर रही हूँ। और आता है नर्मदा का, तो नर्मदा नदी की, ठीक है, तो यहाँ पर है मदा की बात करें तो यहाँ पर है सरदार सरोवर बांध। ठीक है, जो कि किस में बनाया गया है? नर्मदा नदी पे। तो नर्मदा, मतलब माँ, ठीक है, सरदार सरोवर की माँ, ऐसे याद रख सकते हो, तो नर्मदा। ठीक है, यहाँ पर सभी को याद रहेगा, सभी को मेमोरी कहाँ हो गोपियो? चलो बहुत बढ़िया। नहीं विवाह, बिल्कुल देख रही हूँ बच्ची, यहाँ पर आपको पढ़ा रही हूँ, तो सारा का सारा फोकस यही होता है कि जितना पढ़ा रही हूँ वो सब अच्छे से आपको हो जाए, ना, परेशान नहीं होते हैं। चलिए, अगला सवाल है आपका, इन विच स्टेट इज द मैट्टू डैम लोकेटेड? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र।
चलिए जल्दी से यहाँ पर बताइए कि मैटूर बांध जो है ये कहाँ पर स्थित है। मैटूर बांध की बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में, साथ ही के साथ आपको बताना है कि किस नदी पर बनाया गया है। ठीक है, जल्दी से बताइए। ठीक है, तो मैटूर डैम जो है ये किस पे बनाया गया है, आपका कावेरी नदी पर। किस पे बनाया गया है, कावेरी रिवर पर बनाया गया डैम है। और ये किस राज्य में बनाया गया है, तो याद रखिएगा कहां पर है, ये तमिलनाडु में। तो बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है आप सभी का, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग विंड डज मेट पार्ट ऑफ इंडिया गेट रेनफॉल ड्यूरिंग द मानसून सीजन। मानसून के दौरान निम्नलिखित में से किन हवाओं के कारण भारत का अधिकांश भाग में वर्षा होती है। यानी कि भारत में जो आप कहते हो ना कि भैया अब तो बारिश का समय आ गया, तो बारिश का समय का मतलब क्या है, मॉनसून आ गया। मॉनसून का मतलब क्या है, ऐसी हवाएं जो कि क्या लेकर आ रही है, अपने साथ बहुत सारा पानी लेकर आ रही है और घनघोर वर्षा करने वाली है भारत में, है ना, उसी को तो बोलते हैं मानसून। चले, तो वो कौन सी हवाएं होती हैं यहाँ पर आपको ये बताना है। जल्दी से यहाँ पर बताएंगे कि आंसर जो है वो क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया। मैम इन लोगों के आंसर आपके क्वेश्चन से पहले कैसे आ जाते हैं बच्चे, ये पहले से पढ़ाया हुआ है इन लोगों को, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। दक्षिण पश्चिम हवाएं जो होती हैं, दक्षिण पश्चिम कैसे कहते हैं, ये है आपकी पूरी की पूरी पृथ्वी। ठीक है, ये है आपकी भूमध्य रेखा, यहाँ पर है आपका इंडिया। ठीक है, तो जो हवाएं आती हैं वो कैसी होती है, दक्षिण से पश्चिम। ये हवा जो इधर से इधर जा रही है ये किस तरफ से, एक तो ये साउथ से, साउथ में है, और ये किस तरफ है, ईस्ट की तरफ है। तो साउथ ईस्ट की हवाएं किधर बढ़ रही हैं आपकी, नॉर्थ नॉर्थ सॉरी दक्षिण पश्चिम हवाएं, सॉरी वेस्ट होगा, ये वेस्ट है ना, ईस्ट नहीं है, तो साउथ वेस्ट। ठीक है, साउथ वेस्ट होगा यहाँ पर, साउथ ईस्ट नहीं होगा, ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ेंगी। साउथ यानी कि दक्षिण पश्चिम की जो हवाएं हैं ये किधर बढ़ रही हैं, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। ये ऊपर है, नॉर्थ में है, और किस साइड जा रही है, ईस्ट की तरफ, यानी कि इधर बढ़ रही, पूरब की तरफ, तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ रही है। यहां से होते हुए इस तरीके से आपकी क्या करती है, ये हवाएं चलती हैं। तो यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा, बी आंसर। बच्चे अच्छा चीटिंग हो रहा है, हाँ तो अरे भाई यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, आप लोगों के कमेंट में मुझे बहुत लेट दिखाई देते हैं, तो जो टेक्निकल चीजें होती है ना, जो नेटवर्क इशू की वजह से थोड़ा सा फ्लैक्चुएट करता है, परेशान होने की जरूरत नहीं। अगला सवाल है कि वायु की वार्षिक ऋतु परिवर्तन को कहा जाता है। चलिए, वायु में जो वार्षिक ऋतु परिवर्तन होता है उसे क्या कहा जाता है, तो भाई सीधी सीधी बात है, उसे क्या कहा जाता है, मॉनसून कहा जाता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है, वायु में परिवर्तन हो रहा है तो उसे हम कहते हैं मॉनसून। ठीक है, अच्छा एक सवाल आपसे मुझे पूछना है कि जो मॉनसून शब्द है, ये सवाल किसी एग्जाम में अभी हाल ही किसी एग्जाम में पूछा गया था कि मॉनसून शब्द जो है ये किस भाषा का है, किस भाषा से लिया गया है। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बाद में देंगे। ठीक है, बाद में दीजिएगा। यहाँ पर आंसर जो है सभी का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, महानदी गोदावरी के समृद्ध डेल्टा मिट्टी में पाई जाती है। तो मैंने आपको पहले से ही बताया है कि जितना भी भारत में या कहीं भी नदी अपवाद क्षेत्र है, चाहे वो गंगा नदी हो, सतलज हो, सिंधु हो, ब्रह्मपुत्र हो, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, कोई भी नदी हो, उसके आसपास का जो क्षेत्र होगा वो कैसा होगा, उपजाऊ क्षेत्र होगा। और वहां पर जो मिट्टी पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं, एल्यूविलियल यानी कि जलोढ़ मृदा कहते हैं। तो जितना भी नदी अपवाद क्षेत्र होगा वहां पर जो मिट्टी पाई जाएगी वो कौन सी होगी, जलोढ़ मृदा होगी। कौन सी होगी, जलोढ़ मृदा। ये सबसे उपजाऊ क्रम की मृदा होती है। तो यहाँ पर सभी का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला सवाल है आप सभी का कि सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड टू, सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है, चमड़ा, तिलहन, जूट और कपास से। जल्दी से यहाँ पर आंसर देंगे।
सभी का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बहुत अच्छे। चलिए जल्दी से यहाँ पर आंसर देंगे, सभी का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा। और सेशन को लाइक और शेयर कर दो, है ना। बहुत अच्छे, वेरी गुड। अगर मैं बात करूं तो सिल्वर फाइबर की, सिल्वर फाइबर क्रांति कहलाती है। फाइबर का मतलब क्या होता है? रेशा, ठीक है। और कपास जो होता है वो कैसा होता है? सिल्वर कलर का होता है, सफेद सा होता है ना। और ये किस प्रकार की मृदा में होता है? तो ये काली मिट्टी में, काली मृदा में क्या होता है? इसकी उपज होती है, ठीक है। ऐसी मृदा जो कि क्या होती है, जब इसमें सूखा होता है तो ये कैसी हो जाती है? दरार पड़ जाती है। लेकिन जब इसमें बारिश का पानी पड़ता है तो ये दलदली हो जाती है ना। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर करना बहुत, आपने एक मूवी देखी होगी पहले, मेरे देश की धरती है ना, सोना उगले उगले हीरे मोती। तो आपने देखा होगा कि उसमें हल चला रहे हैं, बहुत पुरानी मूवी का गाना है ये। उसमें हल चला रहे हैं और वो जो हल है वो एकदम दलदली सी मिट्टी हो रही है, तो वो कैसी है? आपकी काली मृदा है। तो यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा? डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये था आज का आपका सेशन। होप आप लोगों ने काफी एंजॉय किया होगा। चमकीला होता है, बिल्कुल ऋतिक, वेरी गुड। वाइट वाइट रेवोल्यूशन जो है वो दूध से है, दुग्ध क्रांति से। चिपकती बहुत है, हाँ, चिपचिपी सी होती है, ठीक है। तो ये है आज का आपसे सेशन और उम्मीद करती हूँ आप लोग इसको रिवाइज कर लेंगे, पढ़ लीजिएगा एक बार और ऐसे ही हंसते मुस्कुराते डेली मेरे साथ बने रहा करिए, ठीक है। तो अब यहीं पर रखते हैं सेशन को। थैंक यू सो मच। और मुस्कुराते हुए आपका एक स्माइली फेस जो है ठीक से बना नहीं है, बट एनीवेज मुस्कुराते हुए टाटा बाय बाय नमस्ते, ठीक है। चलिए टेक केयर बच्चों।